निकल गए हैं। वो जो दूसरे इनके, जिनके बारे में मैं बता रहा हूं कि उनकी पूरा परिवार पतंजलि में सहारा के संपूर्ण पैसे का इन्वेस्ट करा करके अपना जीविकोपार्जन चला रही है, वो लोग आखिर बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो सच तो सबके सामने है, ये झूठ के बवंडर कितना भी चले, जब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो सेटलमेंट उनको दिखा रहा है, तो किस मामले का सेटलमेंट दिखा रहा है, उसको ओपन करके देश के सामने रख देते। अब जब सुप्रीम कोर्ट की साइड पे इतना है, तो उन लोगों को अंदर डीपली जाकर के सब कुछ मालूम होगा, उसके कागज निकलवा ले और लोगों को बता दे। तो मैं नहीं मानता इसको, पहला चीज। अच्छा, एक दूसरा, संजय नायक, एक सेकंड थोड़ा सा भाई जी, एक सेकंड थोड़ा सा। संजय नायक काफी लंबे समय से हैं, 22-23 मिनट से। एक मिनट जरा संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई सहारा एक फ्रॉड कंपनी है, झूठी कंपनी है? शुरू से इसकी मंशा फ्रॉड करने की थी, ठगने की थी, भागने की थी, लेकिन आज भी कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसकी मंशा गलत नहीं थी, फ्रॉड नहीं थी, उसे फंसाया गया, और जब वो फंस गया तब वो उसको लग रहा है कि अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो अब हमको भागने में ही फायदा है। क्या सही बात क्या है? ईमानदारी से बोलिए। नमस्कार। अरे साहब, डर किस बात का है? अपन तो जो भी बोलते हैं बर्नवाल साहब, आप लैंडस्केप में आइए। बर्नवाल साहब, आप लैंडस्केप में आइए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हटा दूंगा मैं। आशुतोष जी, लाइव में बैठे हुए संयुक्त ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय शुक्ल जी, हमारे वकील साहब, और इस सर्वाधिक देखने वाले क्यूआई नेटवर्क के सभी सदस्यों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि आज भी आप क्यूआई नेटवर्क की विश्वसनीयता को बनाए हुए हैं। आशुतोष जी, कोई भी संस्था, कोई भी परिवार, कोई भी कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो बड़ा पवित्र होता है, लेकिन उसमें जो उच्च शीर्ष पद पर बैठे हुए अधिकारी होते हैं, उनकी मंशा पर प्रश्न लगता है और लगना भी चाहिए। संस्था कभी कोई बुरी नहीं होती। संस्था के उद्देश्य थे, पूर्व में वो बड़े पवित्र थे और अनुशासित तरीके से संस्था ने काम भी किया विगत कई वर्षों का। आज करीबन 45-47 साल का समय हो गया है, तो पूर्व में लोगों को पैसा दिया भी और पैसा जमा भी करा है। ये पैरा बैंकिंग का जो एक डिवीजन था, रेजिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट के तहत सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस मिला था, वहां तक संस्था ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और सिक्योर्ड फंड के तौर पे आरबीआई के पास इसकी लिक्विड मनी के तौर पर राशि जमा रहती थी, जिससे वो पेमेंट करने में भी सक्षम होते थे। जैसे ही इनका रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड आया और उस पर प्रश्न चिन्ह लगा कि आपको परमिशन सेबी से लेना थी और आपने परमिशन दूसरी जगह से ली है परमिशन, वहां से कंपनी के ऊपर पूरा ड्रॉबैक आया और वहां से नीति और नियति का फर्क समझ में आने लगा। गलती इंसान से होती है, स्वाभाविक है, अगर आप कोई काम करेंगे तो गलतियां भी होती है। हम ये नहीं कह रहे संस्था भी अगर काम करती है तो संस्था से गलती नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है संस्था से गलती नहीं हो सकती, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हुए और आप संस्था को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये उच्च शीर्ष प्रबंधन पर निर्भर करता है। जैसे ही रियल एस्टेट और हाउसिंग पे जब प्रश्न चिन्ह लिखा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आप 25,000 करोड़ रुपया जमा करिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है इस दुनिया में। 2012 का अगस्त का आदेश है, आज करीबन 12 साल से ऊपर हो गए। अगर संस्था को सब कुछ बचाना था तो क्या 25,000 करोड़ रुपया जमा नहीं कर सकती थी संस्था? प्रश्न यहां उठता है। आज भी उसको 10,000 करोड़ रुपए जमा करना है। जो लोग कह रहे हैं कि समझौता हो गया है, एक मिनट रुकिए 25,000 करोड़। मैं ये कह रहा हूं कि संस्था जो लिक्विड मनी लेती थी
उसको कहीं न कहीं निवेश करती थी, कुछ लिक्विड सरकार के पास जाता था। और ये जो आपने रियल एस्टेट का जो आपने कहा कि रियल एस्टेट का जो पैसा उठाया, उसका उन्होंने कहा कि भाई आप इमीडिएटली उसको वापस कर दीजिए। एक जब कोई बिजनेस घराना देखिए, जब उसके पास लिक्विड मनी रहती है तो वो लिक्विड मनी लेकर के बैठती नहीं है, वो मार्केट में जाती है, कहीं जमीन खरीदती है, कहीं प्रोडक्शन का काम शुरू करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम शुरू करती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के साथ टाई अप करती है। उस काम में क्या सहारा लगी नहीं हुई थी, या सहारा पैसा वापस बाहर भेज रही थी? उनको लग रहा था कि लोगों को ठगना है। ये मैं नियत पर मैं पूछ रहा हूं कि उनको घर नहीं बनाना था, वो रियल एस्टेट में नहीं आना था। क्या 217 शहरों में जमीनें नहीं ली गई? मैं ये जानना चाहता हूं, 217 शहरों में जमीनें ली गई या नहीं ली गई? 207, वही मैं बता रहा हूं, 217 शहरों में जो जमीनें ली गई वो 2008 के पहले ले ली थी जमीनें। ये जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का मैटर हुआ है ये 2008 के बाद हुआ है, 9-10 में हुआ है। तो जमीनें तो इन्होंने पहले खरीद ली थी। जो रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा है वो इन्होंने जिस भी माध्यम से हो, क्योंकि इनको भारत में बिजनेस करने में दिक्कत आने लगी थी। सुब्रत राय की ये शब्द थे कि साहब हमको भारत में, हमको थोड़ा समय दें आशुतोष जी, थोड़ा समय दें। हाँ। भारत में बिजनेस करने में दिक्कत आने लगी थी, ये सुब्रत राय साहब ने खुद स्वीकारा था और ये कहा था कि अब हमको विदेश की तरफ अपना रुख अपनाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। तो 2008 के बाद जो पैसा आया है वो पूरा पैसा इन्होंने विदेशों में कंपनियां खरीदने में, जो इन्होंने विदेशों में खरीदा वहां पे पैसा ट्रांसफर किया। मैं ये कह रहा हूं